हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों, हम 12th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी जो दूसरी बुक है भारत, लोक एवं अर्थव्यवस्था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके जो 4 चैप्टर है वो हमने पढ़ाकर कंप्लीट कर दिए हैं। प्लस उसकी जो पहली बुक है 12th क्लास की, उसे भी हमने पढ़ाकर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो आज इसकी जो दूसरी बुक है उसका जो 5वां चैप्टर है वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है भू संसाधन एवं कृषि। दोस्तों, आप इस जो चैप्टर का जो नाम है, पहले आप इसका जो नाम का जो अर्थ ही साफ समझिए कि इसका मतलब क्या है। भू संसाधन एवं कृषि। दोस्तों, भू मतलब क्या है? भू मतलब भूमि, मतलब जमीन, धरती। ठीक है। संसाधन मतलब धरती पर जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो भू संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। एवं कृषि का अर्थ तो आप समझते हैं दोस्तों कि ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। खेती करना, यही कृषि कहलाता है। तो दोस्तों, समझ गए कि भू संसाधन का अर्थ ये है कि भूमि पर जो भी संसाधन पाए जाते हैं, चाहे वो जल के रूप में, चाहे वो खनिज के रूप में है, मतलब किसी भी रूप में हो सकते हैं संसाधन, तो यही भू संसाधन कहलाते हैं। एवं कृषि मतलब खेती करना। तो आज हम इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो भूमि है, जो भू संसाधन की जो भूमि है, उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, मतलब भूमि का कितने तरीकों से उपयोग होता है। हम जमीन को कितने तरीके से उपयोग करते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो उपयोग है वो है वनों के अधीन क्षेत्र, मतलब ऐसी भूमि जिन पर वन है, मतलब जो जंगलों के अधीन भूमि है उसे वनों के अधीन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर की जो भूमि है वो बंजर एवं व्यर्थ भूमि, मतलब जिस पर खेती नहीं की जाती है वो बंजर भूमि और वो बिल्कुल व्यर्थ पड़ी हुई है। ठीक है। ये भूमि उपयोग का दूसरा पार्ट है। ठीक है। और ये तीसरा उपयोग देखते हैं, भूमि वर्गीकरण उपयोग का तीसरा उपयोग क्या है। जो तीसरा उपयोग है वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का क्या मतलब है दोस्तों, कि कहीं पर हमने बिल्डिंग बनाई, कहीं पर हमने रोड बनाए, कहीं पर दुकानें खोली, तो वो मतलब एक तो वो कृषि कार्य में प्रयोग नहीं हो रही है, मतलब वो गैर कृषि कार्यों में प्रयोग हो रही है। ठीक है। अब स्थायी चरागाह क्षेत्र, मतलब कि जो भूमि चरागाह क्षेत्र के अधीन है, मतलब जो घास के अधीन है, घास फूस के अधीन, और जिसको मतलब जो है जानवर, मतलब जो भी जानवर है वो मतलब चरता है उसको। तो ठीक है। तो ये है स्थायी चरागाह क्षेत्र। और जो 5वां इसका वर्गीकरण वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, मतलब भूमि तो कृषि योग्य है, लेकिन वो किसी कारण उस पर खेती नहीं की जा रही है, तो वो मतलब कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, चाहे उस पर खेती करने का कोई भी कारण हो। ठीक है। अब देखते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब दोस्तों ये है कि जो भूमि खेती योग्य तो है, लेकिन उस भूमि पर 1 साल या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की गई है। भूमि तो मतलब खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन उस भूमि पर 1 साल या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की गई है, उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। और इसको इसलिए मतलब इसे छोड़ा जाता है 1 साल के लिए, ताकि जो भूमि की उर्वरता है, भूमि की उर्वरता शक्ति वो बनी रहे। नेक्स्ट भूमि वर्गीकरण का जो पार्ट है वो है पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन प्रतिभूमि में दोस्तों 5 साल या उससे अधिक समय के लिए मतलब भूमि को खुला छोड़ दिया जाता है, उस पर खेती नहीं की जाती है, लेकिन वो जो भूमि है वो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। और ठीक है, जब किसी भूमि को 5 साल के लिए अधिक समय के लिए उस पर खेती नहीं की जाती है, तो उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि पर डाल दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है निबल बोया गया क्षेत्र। निबल बोया गया क्षेत्र दोस्तों ये है कि ऐसी भूमि जिस पर टोटली मतलब खेती की गई हो, ऐसी भूमि जिस पर खेती की गई हो वो निबल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो भूवर्गीकरण का पार्ट है वो विविध तरुप फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसे भूमि का ऐसा क्षेत्र जिस पर फसल और मतलब फूलों को उगाया गया हो। तो अब देख लेते हैं भारत में भू उपयोग परिवर्तन की, मतलब भारत में किस तरीके से भू उपयोग परिवर्तन हो रहे हैं, कि पहले किस तरीके का होता था और आज किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं। दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो कारक है वो है अर्थव्यवस्था का आकार की, मतलब ये अर्थव्यवस्था का जो आकार है
वो जो डायरेक्ट है वो उत्पादन पर जाता है, किसी भी देश का उत्पादन कितना, प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। और ये जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो जनसंख्या पर निर्भर करता है कि मतलब उस देश की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या होगी तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन की आवश्यकता होगी, और अगर कम जनसंख्या होगी तो हमें कम प्रोडक्शन की आवश्यकता होगी, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है अर्थव्यवस्था की संरचना की, मतलब उस पर ये भी तो डिपेंड करता है उस देश की अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है, कि मतलब उस देश के लोग हैं जो वो प्राथमिक कार्य अत्यधिक करते हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ कार्य अत्यधिक करते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक कार्य है उसमें भूमि की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राथमिक कार्य में क्या होती है, खेती होती है, और खेती के लिए तो बड़ी बड़ी जगह चाहिए होती है, ठीक है। और जबकि द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलापों के लिए कम भूमि चाहिए होती है, उसमें तो सिर्फ आपको उद्योग ही स्थापित करने होते हैं। आपने जैसे मान लो इतनी भूमि पर उद्योग स्थापित कर दिया तो वो तो आपका परमानेंट होगा, कि मतलब आपने एक ही बार करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि क्रियाकलापों का योगदान, मतलब कि अर्थव्यवस्था में जो है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का तो मतलब रोल होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कृषि का भी रोल होता है, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कृषि क्रियाकलापों का योगदान भूउपयोग परिवर्तन में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साझा संपत्ति साधन, इसे हम देखते हैं ये क्या है दोस्तों। साझा संपत्ति साधन, पहले तो आप ये समझिए कि जो भूवर्गीकरण है, जो भूमि की जो मतलब निजी स्वामित्व होता है, और एक होता है साझा संपत्ति, मतलब जो एक तो होता है निजी और एक होता है साझा। निजी का मतलब होता है किसी व्यक्ति का उस पर सिर्फ उस पर मोनोपोलाई हो, मतलब एक व्यक्ति का ही उस पर अधिकार हो। और ये जो साझा संपत्ति में जो होता है ये मतलब सार्वजनिक होता है, मतलब एक से अत्यधिक व्यक्तियों का इसमें स्वामित्व होता है, ठीक है। साझा संपत्ति संसाधन पर राज्यों का स्वामित्व होता है, और इसमें जो मोस्टली जो मतलब इस तरीके के जो संसाधन होते हैं वो राज्य के स्वामित्व में होते हैं, ये किसी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु सूर्य की रोशनी, ठीक है, मतलब ये अलग पॉइंट है, घरेलू उपयोग हेतु, ठीक है। और ये सूर्य की रोशनी अलग पॉइंट है, क्योंकि सूर्य की रोशनी पर किसी का अधिकार नहीं होता है। आप ही बताइए, धूप पर किसी का अधिकार होता है? वो तो कोई भी ले सकता है ना। तो ये साझा संपत्ति संसाधन है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भारत में कृषि भू उपयोग, कि भारत में किस तरीके से कृषि का जो है वो उपयोग किया जाता है। भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है कि मतलब भूमि पर जो है वो लोग ज्यादा निर्भर जो कृषि कार्य करते हैं। जैसे जो द्वितीय क्रियाकलाप में जो करने वाले लोग हैं उन्हें तो बस थोड़ी भूमि से ही उनका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्राथमिक कार्य कर रहे हैं, जो कृषि कर रहे हैं, उन्हें तो मतलब थोड़ी भूमि से काम नहीं चलेगा, उन्हें तो ज्यादा भूमि बड़ी चाहिए ना। तो मतलब यही कह रहा है कि भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। द्वितीय एवं तृतीय आर्थिक क्रियाओं की तुलना में कृषि पूरी तरह से भूमि पर आधारित है। मैंने बताया दोस्तों कि कृषि के लिए ज्यादा भूमि चाहिए होती है, तो कृषि के लिए मतलब कृषि पूरी तरीके से भूमि पर डिपेंडेबल है। लेकिन जो द्वितीय और तृतीय जो क्रियाकलाप है ये मतलब इतना डिपेंडेबल नहीं है जितना कृषि है। जो तीसरा पॉइंट है वो है भूमि गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है जो अन्य कार्यों में नहीं। आप दोस्तों आप ही बताइए कि ये कोई भूमि का क्षेत्र है, अगर ये अनुपजाऊ है मतलब इस पर खेती नहीं हो सकती, तो ये मतलब जो द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप है उनके लिए तो ये उपयुक्त है, क्योंकि वहां पर तो उन्हें सिर्फ सेंटर खोलने अपने वो सिर्फ उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये उपयुक्त है, वहां पर तो ये उद्योग बना सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति है वो प्राथमिक कार्य कर रहे हैं, जो कृषि कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो ये अनुपयोगी है, क्योंकि जो ये है वो मतलब व्यर्थ भूमि है, इस पर खेती नहीं हो सकती है। तो ये यही कह रहा है कि भूमि गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, मतलब उस जो क्षेत्र है उसकी भूमि की गुणवत्ता किस तरीके की है, क्या वो उपजाऊ है, क्या वो अनुपजाऊ है, ठीक है। ये अन्य कार्य को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन जो कृषि कार्य है उसको पूरी तरीके से प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अलावा सामाजिक मूल्य भी होता है। दोस्तों आर्थिक मूल्य तो किसी भी मतलब व्यक्ति का होता है, अगर उसके पास ज्यादा भूमि है तो उसके पास पैसे मतलब अत्यधिक आएंगे तो उसका आर्थिक मूल्य तो होगा, लेकिन जो है उसका सामाजिक मूल्य भी होगा। सामाजिक मूल्य क्या, समाज में जैसे प्रतिष्ठा एक तरीके की बन जाती है कि उस व्यक्ति के पास ज्यादा भूमि है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक पॉइंट, आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में कि शस्य गहनता क्या होती है या फसल गहनता क्या होती है, इसे देख लेते हैं हम। ये सीबीएसई एग्जाम में एक नंबर पूछा जा सकता है आपसे। एक ही क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को शस्य गहनता कहते हैं। अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि मान लीजिए ये कोई कृषि क्षेत्र है, ठीक है, आपने एक वर्ष में कितनी फसलों को उगाया
एक वर्ष में आपने कितनी फसलों को उगाया, मतलब कितने बार एक वर्ष में फसलें आपने बोई हैं। जैसे कि जून से जो मतलब सितंबर तक होता है, जो मतलब खरीफ की फसल होती है, उस पर आपने इसी भूमि पर जो उस पर एक फसल ले ली। फिर आपने जो है अक्टूबर से मार्च तक आपने उसी भूमि पर एक फसल ले ली, ठीक है। और फिर आपने मार्च से जून तक जो जायद की फसलें होती है वो उगाई जाती है, तो आपने वो भी मतलब एक साल के अंदर ही इस भूमि पर ले ली। तो मतलब आपने एक ही साल में इस भूमि पर 3 फसलों को ले लिया है, मतलब आपने 3 फसलें उगाई है इसी भूमि पर एक साल के अंदर, तो उसे ही शस्य गहनता या फसल गहनता कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत में फसल ऋतुओं की। भारत में किस तरीके की, मतलब भारत में क्या है, ये पूरी दुनिया में ही है, लेकिन मोस्टली ये जो भारत में है कि भारत में फसल ऋतुएं किस तरीके की है। सबसे पहले देख लेते हैं रबी की फसल। दोस्तों रबी की फसल जो है वो अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च में जो है काटी जाती है, ठीक है। उसे रबी की फसल कहते हैं। और ये मतलब जो है शीतकालीन है, शीतोष्णकालीन है ये रबी की फसल। इस जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ठीक है। अब देखते हैं खरीफ की फसल। दोस्तों खरीफ की जो फसल है वो जून से सितंबर तक बोई जाती है, इसमें कपास और चावल आते हैं। और जायद की फसल है वो जो मतलब मई और जून में ही बोई जाती है, जायद की फसल मई जून में ही बोई जाती है। और ये बेल वाली फसल होती है, मतलब ये घास फूस वाली फसल होती है, ठीक है। जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया। तो आपने देखा होगा कि जो मतलब अभी का जो सीजन है वो इन्हीं सब का चल रहा है, खासकर तरबूज का। दोस्तों अब देखते हैं कि भारत में जो कृषि है उसके कितने प्रकार हैं, मतलब कृषि के जो है कितने प्रकार है, कितने तरीके से कृषि की जाती है। सबसे पहला जो प्रकार है वो सिंचित कृषि, मतलब कि कृषि सिंचाई के द्वारा की जाती है, ठीक है। और दूसरा प्रकार है वो वर्षा निर्भर कृषि, मतलब कि जो मतलब खेती है वो मतलब वर्षा पर डिपेंडेबल है, ठीक है, वर्षा से होती है। अब जो सिंचित कृषि है, जो सिंचाई के द्वारा होती है, वो भी 2 भागों में बांटी गई है, एक रक्षित सिंचाई कृषि, एक उत्पादन सिंचाई कृषि। दोस्तों आप इसके नाम से समझिए कि रक्षित मतलब उसकी थोड़ी सी रक्षा करनी है हमें, मतलब कि उस भूमि की या फिर उस भूमि पर जो भी फसल उगाई गई है उसकी हमें थोड़ी सी रक्षा करनी है, मतलब इसे सिर्फ थोड़े से पानी की आवश्यकता है और ये मतलब अपने आप उग जाएगी। इसे सिर्फ थोड़े से पानी की आवश्यकता है और ये अपने आप उग जाएगी। तो मतलब वो जो है रक्षित सिंचाई कृषि के अंतर्गत आती है वो फसलें। और जिन फसलों के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है उसे उत्पादन सिंचाई कृषि कहते हैं। जिन फसलों के लिए ज्यादा फसलों की जरूरत होती है उसे उत्पादन सिंचाई कृषि कहते हैं। मतलब जैसे कि आप चावल को ले लीजिए, चावल में जो है अत्यधिक पानी लगता है, क्योंकि चावल धान में जो है वो पानी आपके खेत में भरा ही रहना चाहिए मोस्टली, तो उसे उत्पादन सिंचाई कृषि के अंतर्गत वो आती है। अब देखते हैं वर्षा निर्भर कृषि के अंतर्गत क्या है। दोस्तों इसमें भी 2 पार्ट में है, ये शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि दोस्तों ये रक्षित सिंचाई की तरह की, मतलब इसमें थोड़ी सी आपको पानी की आवश्यकता होती है और इसमें जो है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा, मतलब इस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा ही होती है और इससे इनका काम चल जाता है। जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्र भूमि कृषि में दोस्तों मतलब इसमें आपको अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे गन्ना हो गया, चावल हो गया, ठीक है। इनमें आपको अधिक जल लगता है। अब देखते हैं फसलों के प्रकार क्या है भारत में। भारत में जो है मोस्टली 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये खाद्य फसलें, रेशेदार फसलें और पेय फसलें। जो खाद्य फसलें आती है उसमें गेहूं, चावल, मक्का, आगे मैं इन सब के बारे में आपको एक डिटेल से बताऊंगा, अभी आप शॉर्ट में देख लीजिए। और जो दूसरा जो प्रकार है वो है रेशेदार फसलें। बस रेशेदार फसलों से दोस्तों जो है कपड़े बनाए जाते हैं, जूट बनाया जाता है, थैले बनाए जाते हैं, बोरे बनाए जाते हैं, रेशेदार फसलें, ठीक है। तो ये मतलब जो इनसे बनाए जाते हैं ये जूट और कपास से बनते हैं। और जो पेय फसलें हैं ये चाय और कहवा है, ठीक है। इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अनाज। बोए गए क्षेत्र के 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। दोस्तों अनाज मतलब सिर्फ ये एक ही उसमें ये पौधा नहीं है, इसके अंतर्गत कई वो आते हैं, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, चावल हो गया, मोटा अनाज हो गया, ये सब अनाज के अंतर्गत ही आते हैं ये, ठीक है। तो मतलब जितना भी बोया गया क्षेत्र है उसका जो 54% भाग है उस पर सिर्फ अनाज बोया जाता है और ये विश्व का 11% है, ठीक है। इसके नाम देख लेते जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। मैंने बताया कि जो अनाज है उसमें इन सबको शामिल किया जाता है। अब जो है हम इन सब के बारे में एक एक से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं चावल को।
दोस्तों जो चावल है उसे ओराइजा सटाइवा भी कहते हैं। ये आपसे 1 नंबर में एग्जाम पूछ सकता है कि ओराइजा सटाइवा का दूसरा नाम क्या है, चावल का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो आप याद रखिए ओराइजा सटाइवा, इसे चावल को ओराइजा सटाइवा भी कहते हैं। और ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है दोस्तों। चावल है ना वो जो ग्रेमिनी कुल है ये उसका पौधा है। जैसे आपका भी कोई कुल होगा, आपका भी कोई गोत्र होगा, तो मतलब उस तरीके का बता रही है कि चावल जो है वो ग्रेमिनी कुल का पौधा है। दोस्तों मैं आपको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो सीबीएसई एग्जाम है वो अगर आप उसमें जो है नए पॉइंट्स को डालेंगे तो जो टीचर पर जो इफेक्ट पड़ता है वो अच्छा पड़ता है। ठीक है, और जो चावल की जो किस्में है वो 3000 से अधिक किस्में हैं चावल की, क्योंकि तभी तो आप जाते हैं, जैसे दुकान में आप जाते हैं तो कितने प्रकार के आप चावल देखते हैं। ठीक है, तो वही इसमें दिखा रहा है कि 3000 से ज्यादा है जो है चावल की किस्में हैं। और जो चावल में जो रोग होते हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। चावल में जो होता है खैरा रोग होता है, अंगमाली रोग होता है, और ये प्रध्वंस रोग होता है। दोस्तों ये आपके लिए एडिशनल जानकारी है, तो आप इसे भी याद रखें। और चावल में जो परतें होती है वो 2 परतें होती है। एक तो होती है एल्यूरून जो मतलब होता है वो ऊपर का भूसा जो होता है, वो जो धान का जो ऊपर भूसा होता है जो येलो कलर का होता है उसे कहते हैं एल्यूरून। और जो दूसरा जो भाग होता है वो होता है भ्रूण। ये जो खाने योग्य भाग होता है अंदर का व्हाइट उसे भ्रूण कहते हैं। और जो चावल में जो सबसे जो पहला स्थान है उत्पादक में वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो किसान है चावल की एक वर्ष में 3 फसल लेते हैं। मतलब सिर्फ एक ही वर्ष में, मैंने आपको बताया ना कि यही सबसे गहनता है, यही फसल गहनता है कि एक ही वर्ष में चावल की 3 फसलों को लेना। ठीक है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बाकी 4 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र की भूमि और वो भूमि कितनी उपजाऊ है। ठीक है, मतलब कि जो पश्चिम बंगाल है उसमें जो चावल की एक ही साल के अंदर चावल को 3 बार उगा लिया जाता है और उसको काट भी लिया जाता है। तो उसे जो 3 जो इसकी किस्में है वो है ओस, अमन और बोरो। दोस्तों ये आपसे 1 नंबर एग्जाम पूछ सकता है कि जो चावल की किस्में कौन कौन सी है। और जो भारत जो चावल का जो उत्पादन करता है वो विश्व का जो है 21.6% है। टोटली विश्व का 21.6% है। मतलब 1/5 मतलब 5वें भाग से ज्यादा जो है सिर्फ भारत जो है चावल का उत्पादन करता है। और जो चावल उत्पादन में जो सबसे बड़ा जो अग्रणी राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद आता है पंजाब, हरियाणा और यूपी, क्योंकि इन जो ये जो 3 राज्य हैं इसमें मोस्टली जो है मतलब उपजाऊ भूमि के क्षेत्र हैं। तो अब देखते हैं कि मतलब विश्व स्तर पर मतलब वर्ल्ड लेवल पर कौन सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। तो दोस्तों इस नंबर में चीन जो है, चाइना जो है वो पहले स्थान पर आता है कि चाइना में जो है सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। और जो दूसरे नंबर पर है वो भारत है। जैसे आप जनसंख्या के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जैसे चीन की ज्यादा जनसंख्या है और भारत की दूसरे नंबर पर, तो आप उस तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब चीन में जो है ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। और जो दूसरे नंबर पर वो भारत आता है, और तीसरे नंबर पर जो इंडोनेशिया आता है। दोस्तों आपकी जो बुक है उसमें अमेरिका दिया हुआ है, लेकिन वो पुराना डेटा है, ये मैं नया डेटा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखते हैं गेहूं। हमने 2 के बारे में पढ़ लिया, एक तो अनाज के बारे में पढ़ लिया, एक गेहूं के दोस्तों चावल के बारे में पढ़ लिया। अब जो हम गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों गेहूं भी ग्रेमिनी कुल का पौधा है चावल की तरह। ठीक है, और जो गेहूं है उसका जो विश्व में जो 12% उत्पादन है वो सिर्फ भारत करता है। और ये गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, मतलब ये शीतकालीन फसल है, ये सर्दियों में बोई जाती है। और इसके जो उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो हरियाणा एवं राजस्थान। ठीक है, अब ज्वार को देखते हैं दोस्तों। ज्वार एक मोटा फसल के अंतर्गत आता है, और इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। और इसकी जो किस्में हैं, ज्वार की जो किस्में हैं वो CSV1, CSV7 है। दोस्तों आप ये याद रखिए, क्योंकि अगर आप इनको अपने एग्जाम में पुट करते हैं तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और ये जो ज्वार है वो मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। और जो टोटली मोटा अनाज है, मोटा अनाज के अंतर्गत ज्वार आता है, रागी आता है, मक्का आता है। ठीक है, तो इन जो मोटे अनाज है इन पर इनकी जो टोटली खेती होती है वो होती है 16.5%। और इसे 16.5% भाग में से 5.3% भाग पर सिर्फ ज्वार बोया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम बाजरा को।
यह भी मोटे अनाज की फसल है, मोटे अनाज की फसल के अंतर्गत आता है। और इसमें ये जो उगाया जाता है ये जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है और चिकनी मिट्टी में उगाया जाता है। और इसके लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो बिल्कुल ही बहुत ही कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा पर ये उग जाती है। और इसके लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वह 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। और जो इसमें जो उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है और फिर यूपी है। दोस्तों अगर मैं आपको इस तरीके का लिखूंगा तो आप समझिएगा कि ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है और ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है। आप पढ़ते हैं मक्का के बारे में। दोस्तों मक्का आया कहां से है? मक्का मैक्सिको से आया है दोस्तों, मैक्सिको फसल है ये मक्का। और ये मक्का एक ऐसी फसल है जो मतलब वर्ष भर बोई जाती है, मतलब इसको हम वर्ष भर इसको बो सकते हैं और काट सकते हैं। और इसमें जो पानी की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है वो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। और जो इसमें जो है 25 से 30 सेंटीमीटर तक तापमान की आवश्यकता होती है। और ये दोमुट मिट्टी में उगाई जाती है। और इसमें जो 80% तक है वो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, 80% तक, ठीक है। और इसमें जो जेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो मक्का है इसमें जो है जेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों मैं आपके लिए ये जो सारे के सारे नए फैक्ट दे रहा हूँ, ये जो आपको सारे फैक्ट है ये आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो उत्पादक राज्य है इसमें जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। उसमें आपको बुक के अलावा भी एडिशनल जानकारी देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आप इन सबको पुट किया यहाँ पर। और जो दलहनी फसलें हैं उन्हें हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो शुरू में 3 फसलें देखी थी, फसलों के जो प्रकार थे वो सबसे पहले था खाद्यान्न फसल, फिर था दलहनी फसल और फिर है रेशेदार फसलें। तो अभी तक हमने खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दलहनी फसलों के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रेशेदार फसलों के बारे में। जो दलहनी फसलें उन्हें एक बार देख लेते हैं। जो दलहनी फसलें हैं जो रबी में उगाई जाती हैं, रबी मतलब जो अक्टूबर से मार्च तक में जो फसलें उगाई और काटी जाती हैं उन्हें देखते हैं। एक तो है अरहर और एक है चना, मटर और मसूर। तो दोस्तों ये जो है ये रबी की फसलें हैं, दलहनी फसलें। जो खरीफ की दलहनी फसलें वो है सोयाबीन, मूंग और उड़द। और जायद की भी यही है, मतलब जो जायद का समय है मई और जून, इसमें भी यही फसलें उगाई जाती हैं, सोयाबीन, मूंग और उड़द। जो दालों में जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो एमपी है, मतलब मध्य प्रदेश है, ठीक है। और जो सोयाबीन में जो अग्रणी राज्य है वो भी एमपी है। और जो चना में है वो भी एमपी है। दोस्तों जो चना है उससे उकटा रोग होता है, आप इसे याद रखिए। मैं पुट कर दूंगा 1 नंबर में। जो अरहर में जो उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र है। इन तीनों में तो एमपी है, मतलब मतलब मैं आपको जो ऊपर बताया हूँ कि एमपी दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि जो मतलब टोटली दलहनी फसलें हैं, जो टोटली दलहनी फसलें हैं उसके लेवल पे बता रहा हूँ मैं आपको कि एमपी नंबर 1 पर है, ठीक है। और जो सोयाबीन में एमपी बताया मैंने, चना में एमपी बताइए, मतलब सिंगल। और जो अरहर में जो मतलब उत्पादक राज्य है ज्यादातर वो महाराष्ट्र, ठीक है। और इसमें जो है जो अरहर है उसमें तना विगलन रोग होता है, ये 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। और जो इसमें जो उत्पादन में जो राज्य है, आप इसे समझिए कि उत्पादन में जो प्रथम है, फिर भी भारत में आयात किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो भारत है ये सबसे ज्यादा दलहनी फसलें उगाता है। जो भारत है वो विश्व में सबसे ज्यादा दलहनी फसलें उगाता है, लेकिन जो भारत है वो फिर भी दलहनी फसलों को आयात करता है। ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसा इसलिए है कि मतलब दलहनी फसलें जो मतलब दाल है वो प्रोटीन के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब आवश्यक है। और भारत में जो बहुत से लोग हैं वो शाकाहारी है, तो शाकाहारी जो भोजन करते हैं उनके लिए जो प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत होता है वो दाल होता है। तो इसलिए मतलब जो दालें हैं वो मतलब अत्यधिक मात्रा में खाई जाती हैं, किनके द्वारा? शाकाहारियों के द्वारा, ठीक है। आप देखते हैं तिलहनी फसलें, ठीक है। ये जो तिलहनी फसलें हैं ये प्राय अनुपजाऊ मिट्टी एवं वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। दोस्तों जहाँ पर अनुपजाऊ मिट्टी होती है, जहाँ पर कम वर्षा होती है वहीं पर ये तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं। और जो भारत के जो है 14% भाग पर जो है खेती की जाती है तिलहनी फसलों की। जैसे मूंगफली हो गया, जो मूंगफली जो है वो भारत मतलब टोटली विश्व का 18.8% भाग पर उत्पादन करता है भारत। और इस पर मूंगफली पर जो मतलब सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पर है उत्पादन पर वो है गुजरात। तो आपसे 1 नंबर पूछ सकता है
कि मूंगफली में सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, अब देखिए सरसों और सूरजमुखी ये अन्न तिलहनी फसलें हैं। ठीक है, तो अब हमने तीनों पढ़ लिया है, ये तिलहनी फसलें पढ़ ली हैं, खाद्यान्न फसलें पढ़ ली, खाद्यान्न फसलें भी हमने कंप्लीट कर लिया पढ़ के। अब हम पढ़ते हैं रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें क्या होती हैं? ये फसलें हमें कपड़ा, रेशम, थैला, बोरा व अन्य कई तरह का सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करता है। दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया कि जो रेशेदार फसलें हैं इनसे हम कपड़ा बनाते हैं, इससे हम बोरा बनाते हैं, इससे हम थैला बनाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और जो अन्य रेशेदार फसलें वो कपास एवं जूट है। ठीक है दोस्तों, अब जो कुछ अन्य फसलें हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया है कि रेशेदार फसलें, खाद्यान्न फसलें एवं दलहनी फसलें, इन तीनों के बारे में पढ़कर कंप्लीट कर लिया। अब जो कुछ अन्य फसलें हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गन्ना के बारे में। जो गन्ना जो है वो एक उष्णकटिबंधीय फसल है, मतलब ये जो है जो गर्मियों की फसल है गन्ना। ठीक है, गन्ने से चीनी बनती है और इसका जो गन्ने का जो भारत में जो टोटली मतलब 40% गन्ना है जो भारत का, वो सिर्फ यूपी उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश। और जो विश्व का जो मतलब विश्व के लेवल पर देखें तो जो विश्व का 23% से भी ज्यादा, 23% से ज्यादा गन्ना जो है भारत उत्पादन करता है अकेले। ठीक है, अब चाय के बारे में देखते हैं हम। चाय के रोपण कृषि है। चाय दोस्तों मतलब रोपी जाती है पानी पर। ठीक है, और यह एक बहुवर्षीय फसल है, मतलब इसे भी वर्ष भर बोया जाता है और इसमें अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और ये ढलान वाले क्षेत्र में होती है, मतलब जहाँ पर इसकी खेती की जाती है वहां पर क्षेत्रों को है वो सीढ़ीदार नुमा में उसे काटा जाता है। ठीक है, तो मतलब ताकि जो पानी है वो मतलब एक जगह जमा ना हो, ताकि वो पानी वो जो है नीचे आता रहे ढलाने के द्वारा। और ये जो है ये फार्म कृषि है। चाय जो है ये बड़े स्तर पर की जाती है, फार्मों में की जाती है, इसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। और ये जो है ये लेटेराइट मिट्टी में उगती है चाय जो है। ठीक है, और इसमें जो अग्रणी जो राज्य है वो है असम। 52% सिर्फ असम से उत्पादित होती है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में कृषि का विकास किस तरीके से हुआ। दोस्तों शुरुआत में जब जो भारत में जो आजादी के समय जो भारत की कृषि की स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा निम्न थी, क्योंकि जो जब आजाद हुआ था भारत तो मतलब उस समय खाने के लाले भी पड़े हुए थे, क्योंकि जो लोग हैं उस समय भूखमरी थी, उस समय लोग जो है भूख से मर रहे थे। तो मतलब हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश के जो नेता हैं, उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हमें कृषि में विकास करना होगा, क्योंकि जब कृषि में विकास करेंगे तो हमारे पास खाने की चीजें आएंगी, और जब खाने की चीजें आएंगी या खाने का सामान आएगा या खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होगा तो मतलब जो लोग हैं उन्हें भूखमरी से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों जो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना है, जो सबसे पहले भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि, उसमें जो है कृषि को जो प्राथमिकता दी गई थी। क्यों दी गई थी? उसमें कृषि को प्राथमिकता इसलिए दी गई थी कि ताकि जो खाद्यान्न फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, जो भारत में जो भूखमरी की स्थिति है उससे जो है उस संकट को से लोगों को उबारा जा सके। ठीक है, और जो 1960 के दशक में दोस्तों हरित क्रांति का जो विकास हुआ, इसने जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व लेवल पर मतलब जो है खाद्यान्न फसलों का बहुत ही बड़े लेवल पर उत्पादन हुआ हरित क्रांति के द्वारा। अब देखते हैं हरित क्रांति क्या थी। ठीक है, 1960 से 70 के दशक में खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई, इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। दोस्तों जो हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और 1960 से 70 के दशक में जो है इन्होंने एक ऐसे बीज की खोज की, एक ऐसे बीज का जो है रिसर्च किया कि उस बीज को बोने से जो मतलब नॉर्मल जो उत्पादन था उससे 2 से 3 गुना जो उत्पादन ज्यादा बढ़ गया। जैसे कि ये किसी भूमि का क्षेत्र है और उस पर जो है नॉर्मल जो है 2 टन का उत्पादन होता है, 2 टन गेहूं का उत्पादन होता है। लेकिन जो इन्होंने जो बोरलॉग ने जो नया मतलब बीज बनाया था, अगर वो हम इसे ऊपर बो देंगे तो इससे जो है इसी क्षेत्र पर, इतने ही क्षेत्र पर कम से कम 5 से 6 टन अनाज उगेगा। तो आप देखिए दोस्तों कि 2 गुना से ज्यादा अनाज उगेगा मतलब उसी क्षेत्र पर। ठीक है, तो इसीलिए मतलब इस समय जो है वो गेहूं के उत्पादन में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, आप देखते हैं उच्च उत्पादकता वाले बीज, इसमें जो हरित क्रांति हुई इसमें उच्च उत्पादकता वाले बीज आए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की गई, बड़े बड़े गोडाउन बनाए गए ताकि जो मतलब जो गेहूं का उत्पादन होगा उसको रखेंगे कहाँ। और इस पर जो है मतलब सबसे ज्यादा जिसने उगाया वो था पंजाब, यूपी एवं हरियाणा। लेकिन दोस्तों इसमें जो है पंजाब ये तीनों ही मतलब ये जो है अग्रणी रहे थे इसमें हरित क्रांति में,
क्योंकि इस क्षेत्र की जो भूमि है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि है। ठीक है, अब तो दोस्तों भारतीय कृषि की जो कुछ समस्या है उन्हें देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन आप ये लास्ट टॉपिक है, इसे देख लीजिए। भारतीय कृषि की समस्या है, जो भारतीय कृषि की जो पहली समस्या है वो है मानसून की निर्भरता। दोस्तों आप ही समझिए कि जो मानसून है, मतलब कि जो भारतीय कृषि है वो मतलब ज्यादातर जो है मानसून की निर्भरता पर आधारित है। मतलब बारिश कब होती है हम उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि वो मानसून के जरिए होती है। और हम मतलब, और ये आप ये समझिए कि कभी कभी मानसून ज्यादा बारिश हो जाती है तो भी हमें नुकसान पहुंचाती है, और जब बारिश नहीं होती है तो भी हमें नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो इस पर ये डिपेंड रहना ये हमारी प्रमुख समस्या है। छोटे व विखंडित खेत, दोस्तों आपने जो देखे होंगे, जो मतलब भारत के जो किसान है उनके पास या तो छोटे छोटे खेत होंगे। ठीक है, किसी किसान के पास थोड़ा सा खेत है, किसी किसान के पास ज्यादा है, किसी किसान के पास थोड़ा बहुत है, किसी के पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब ये भी एक समस्या है कि मतलब इतने से खेत में वो क्या क्या उगा सकते हैं। और जो दूसरी प्रमुख समस्या है वो है विखंडित खेत है। मतलब एक ही किसान के पास अगर ये चारों क्षेत्र हैं तो ये चारों क्षेत्र तो हैं, लेकिन ये जो चारों क्षेत्र ये अलग अलग स्थान पर है। तो अब आप ही समझिए कि मतलब कि जो किसान है अगर वो एक स्थान पर सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगवाता है तो वो चारों तक कैसे पहुंचाएगा। अगर ये चारों खेत एक ही स्थान पर होते, एक ही मतलब लगातार होते, तो वो मतलब अपने पाइपों से वो इन्हीं सारे खेतों पर वो पानी को लगा सकता था। लेकिन अब ये दूर दूर है तो ये मतलब कहाँ पानी लगाएगा या फिर कहाँ ट्यूबवेल लगवाएगा। ठीक है, तो ये विखंडित क्षेत्र भी भारतीय कृषि की समस्या है। और निम्न उत्पादकता कम होती है, अल्प बेरोजगारी और अनियमित मानसून। अनियमित मानसून मैंने ऊपर ही बताया कि मानसून का कोई भी मतलब भरोसा नहीं है, कभी तो ज्यादा बारिश हो जाए, कभी बिल्कुल ही बारिश ना हो, कभी सूखा आ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाता है। तो दोस्तों आपका जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो इसकी जो दूसरी बुक का जो 5 चैप्टर है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इसके सिर्फ 7 चैप्टर रह रहे हैं। तो दोस्तों मैं भी ये जो 7 चैप्टर रह रहे हैं इसे भी 4-5 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। तो मेरा जो टारगेट था वो 20 जून का था कि 20 जून के अंदर मैं आपकी दोनों बुक कंप्लीट करवा दूंगा, और मैं इस टारगेट के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच गया हूं दोस्तों। तो आप ये अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।